नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो मध्य प्रदेश के मंडला में, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, आज प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी और प्रियंका गांधी मंच से जमकर गरजी। शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार और नरेंद्र मोदी की 9.5 साल की जो केंद्र में सरकार है, ये जो डबल इंजन सरकार है, इसको जमकर आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि 225 दिन की सरकार में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। किस तरह से बेरोजगारी की वजह से लोग यहां से, युवा यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो क्या क्या किया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने बताया। वो मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि आज क्या घोषणाएं प्रियंका गांधी ने मंच से की हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन आज प्रियंका गांधी जिस तरह से बेहद सधे हुए अंदाज में, जिस तरह से वो हमेशा नजर आती हैं, एक परिपक्व पॉलिटिशियन की तरह, जिस तरह से उन्होंने जज्बाती होकर बात की, अपनी दादी का उन्होंने जिक्र किया, आदिवासियों से उनके रिश्तों के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपको मेरे अंदर शायद मेरी दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है, इसलिए भी आप बड़ी तादाद में मुझे देखने और सुनने के लिए आए हैं। बार बार उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि आपके दिल में इंदिरा गांधी की इतनी इज्जत है कि आप उन्हें इंदिरा माता कहकर बुलाते हैं। तो यहां पर प्रियंका गांधी ने ना सिर्फ ये जज्बाती बातें की, इमोशनल बातें की और उनके रिश्ते जो है इंदिरा गांधी से या कांग्रेस से, परिवार से किस तरह से रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की, बल्कि ये बताया उन्होंने कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जो उन्होंने वादे किए हैं उनको किस तरह से पूरा किया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए वो सब कुछ कहा उन्होंने, जिस तरह से उन्हें शिवराज सिंह चौहान या फिर नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना था। मैं आपको ये बता दूं कि आज जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी और आदिवासी बहुल इलाके में मध्य प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो आदिवासी जो वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, ये मैं आपको बताती हूं। 47 ऐसी सीटें हैं जो ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 84 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं। और 2018 की अगर मैं बात करूं तो इन 47 में से 31 पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। 2003 के बाद से ये सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि 2003 से पहले की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली जो ट्राइबल वोटर है वो कांग्रेस का वोटर माना जाता था। लेकिन 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया सत्ता पर मध्य प्रदेश में, उसके बाद से लगातार आदिवासी वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करता रहा। लेकिन 2018 में बाजी पलटी। आपको याद होगा 2018 में कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी, 15 महीने की सरकार चली थी और फिर आपको पता है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दगा की, उसके बाद सरकार गिर गई और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन आदिवासी जो वोट बैंक है, जो ट्राइबल वोट बैंक है, उसने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप समझ सकते हैं कि अगर 47 रिजर्व सीट है और 84 जो है वो आदिवासी बहुल इलाके अगर आते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि लगातार पिछली बार भी हमने देखा था जब प्रियंका गांधी आई थी तो आदिवासी बहुल इलाके में आई थी, और राहुल गांधी भी आदिवासी बहुल इलाके में आए थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी कोशिश ये है कि जैसे 2018 से पहले तक जो आदिवासी वोट बैंक उनके पाले में था उसको किस किस तरह से दोबारा से रिझाया जाए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी पूरे चरम पर है। आपको पता है कि तमाम सर्वेस, तमाम ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाने वाली है और यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारा भी नहीं गया है और वो केंद्रीय नेतृत्व को लगातार मंच से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज बात प्रियंका गांधी की जाएगी। प्रियंका गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया और जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और सद कर रुक कर जिस तरह से उन्हें उनकी एक एक बात को सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लग रहा था कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी उनसे सीधा कनेक्ट कर रही हैं, उसका असर मंच से ही देखने के लिए मिल रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ जल्दी से कि क्या योजनाओं की घोषणा जो है की गई है कि अगर सरकार बनती है
कांग्रेस की, तो क्या कुछ किया जाएगा जनता के लिए। और ये जब इन घोषणाओं की बात की जा रही थी, घोषणाएं की जा रही थी, तो प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही थी कि इस तरह की जो घोषणाएं हैं इनमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों में भी हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर हमने ये करके दिखाया है। तो 100 यूनिट बिजली जो है वो माफ की जाएगी, 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी, ओपीएस लागू किया जाएगा। आपको पता है किस तरह से बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे तमाम सरकारी कर्मचारी, और 3 नवंबर को फिर से वहां इकट्ठा होने जा रहे हैं। और इसके अलावा किसान कर्ज माफ किए जाएंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए का दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ जो योजना है वो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर नजर आ रही है, जिसमें 1 से 8 जो कक्षा है उनको 500 रुपए पर मंथ छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, और 9 से 10 की जो कक्षा के छात्र हैं उनको 1000 रुपए, और 11 से 12 जो कक्षा के जो छात्र हैं उनको 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। मैं आपको सुनवाती हूं और तफसील से आप उसमें सुन भी पाएंगे कि आज प्रियंका गांधी ने क्या कुछ घोषणाएं मंच से की है। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो वहाँ अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। अब देखिए कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे, कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि भाई क्या हर साल हर महीने यहाँ लिखा है। ये 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो अभी आपने सुना प्रियंका गांधी को। ये योजना जो पढ़ो और पढ़ाओ के नाम से इंट्रोड्यूस की गई है मध्य प्रदेश में, ये बेहद बड़ी एक योजना है, और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है मध्य प्रदेश की सियासत में। इस योजना को आप छोटा ना समझें, ये एक बहुत बड़ी योजना है, और आपने देखा भी होगा लोगों ने किस तरह से इसको वहां पर रिसीव भी किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 से 12 क्लास तक जो ये की गई है योजना की जो बात की गई है, इसमें 92.45 लाख जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, और इसका जो खर्च आएगा वो 648.80 करोड़ रुपए हर महीने जो है इसमें खर्च आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ये योजना है। तो इस योजना का असर भी बड़ा देखने के लिए मिल सकता है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि आपको पता है कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मध्य प्रदेश से ही जुड़ गए हैं। राकेश पाठक जी, जाना माना चेहरा, अक्सर आप उनको
देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर भी और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो अपनी बेबाक तरीके से राय रखते रहे हैं। राकेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आज घोषणाएं की गई हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? खास तौर पर ये पढ़ो और पढ़ाओ, क्या आपको लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? और आज जिस तरह से प्रियंका गांधी बरसी हैं, आज जिस तरह से सधे अंदाज में, एक जज्बाती अंदाज में भी प्रियंका गांधी ने आज जो रैली में जो भाषण दिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और इस योजना के बारे में भी आप बताएं। उससे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर लक्ष्मण, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। जी राकेश जी, अपनी बात को रखिए। देखिए बुशरा साहिबा, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव तेज होता जा रहा है, कांग्रेस इस एक मामले में पीछे चल रही है। अभी उसने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। जो भी उसकी योजना हो कि एकदम बगावत ना हो, ज्यादा असंतोष ना हो, एन वक्त पर चुनाव जब बिल्कुल पास आ जाएगा तब वे प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। शायद 15 तारीख को आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अपना निरंतर जारी है। राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले शेड्यूल में थे, आज प्रियंका गांधी है। प्रियंका का मैं समझता हूँ ये चौथा दौरा है। ग्वालियर, जबलपुर और एक जगह और भी आ चुकी हैं, या शायद तीसरा है। तो कुल मिलाकर अब जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस खोए हुए जनाधार को फिर से तलाशना चाहती है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में से आता है। कुछ आंकड़े आपने बताए ही हैं कि जो आदिवासियों के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 47 है। ये परिसीमन के बाद 47 हुई हैं। उससे पहले जो 2003 तक परिसीमन नहीं हुआ था, जहां तक मुझे याद है, तब ये सीटें कुछ कम थी, 41 के आसपास सीटें थी। 41 जब सीटों का परिसीमन जी 41। लेकिन एक आंकड़ा और भी इसके साथ बड़ा रोचक है कि अगर हम यूं कहें कि भोपाल का रास्ता आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, यानी महाकौशल, निमाड़ वगैरह की जो आदिवासी सीटें हैं वहां से होकर गुजरता है, आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। जिस पार्टी को इन आरक्षित सीटों में ज्यादा विजय हासिल हुई, ज्यादा सीटें मिली, वो भोपाल में सत्ता पर काबिज हुई है। 2003 से लेकर अब तक के आप आंकड़े देखेंगे तो 1993 से 1998 में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, वो सत्ता में थी। 2003 में बीजेपी सत्ता में आई, तब 41 सीटें हुआ करती थी, 34 सीटें बीजेपी की मिली, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। 2008 में परिसीमन हुआ और उसके बाद से बीजेपी को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 सीटें मिली। 2013 में बीजेपी को 31 मिली, कांग्रेस को 15 सीटें मिली। और जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसे बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें मिली, 30 कांग्रेस को, 17 बीजेपी को। यानी मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता बहुत कुछ इन 47 सीटों पर यानी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में से होकर गुजरता है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने उस खोए हुए जनाधार को, खोए हुए शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो हवाला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आदिवासी लोग इंदिरा माता, इंदिरा अम्मा कहकर बुलाया करते थे। बहुत सीधा रिश्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय तक रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 दशकों में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुड़ा, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के अपने जो आनुषंगिक संगठन है, वनवासी कल्याण परिषद है और बहुत सारी चीजें हैं। घर वापसी अभियान चला रखा है, जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया था उन्हें वापस लाने का। उस सबके चलते बीजेपी की सीटें बढ़ी। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बेहद महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और इस बार भी ऐसा लगता है कि आदिवासी कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। 1-2 और छोटी बातों का उल्लेख करूंगा, फिर अगले चरण में आएंगे। कुछ आदिवासी राजनीतिक जीवन में सक्रिय होने के लिए दूसरे दलों के रूप में भी उभरे हैं। एक जय आदिवासी संगठन है, डॉक्टर हीरा अलावा जो एम्स में दिल्ली में डॉक्टर रहे हैं, बाकायदा एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी अगुवाई में जयस नाम का संगठन बना और उसकी अपनी एक जमीन पूरे मालवा निमाड़ से लेकर आदिवासी अंचल में है। लेकिन संयोग यह है कि वो डॉक्टर हीरा अलावा पिछला चुनाव लड़े
कांग्रेस के टिकट पर, वे कांग्रेस के ही विधायक कहलाते हैं, अब भी वे कांग्रेस के साथ हैं। इस बीच में एक रोचक बात यह हुई है कि एक और संगठन है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसके साथ बहन मायावती की बसपा ने गठबंधन किया है और शायद वे मिलकर 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर यह कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। जी बुशरा जी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने भी कहा और शुरू में मैंने भी कहा था कि कितना महत्वपूर्ण है ये आदिवासी वोट बैंक, और जितनी सीटें आरक्षित हैं और उसके साथ साथ जो बहुल इलाके हैं वो एक बड़ी तादाद है, और इसीलिए लगातार आप ये देख रहे हैं कि कैसे प्रियंका गांधी लगातार इसको लेकर बात कर रही हैं। और यही नहीं, प्रियंका गांधी ने आज मंच से आदिवासियों के ऊपर जिस तरह की प्रताड़ना हुई है, आपको वो वाकया जरूर याद होगा, जहां पर उस आदिवासी जो शख्स था उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर था उसने पेशाब कर दिया था, और वो किस तरह से वायरल हुआ था वो भी आपके सामने रहा। और उसके बाद क्या कुछ नौटंकी की गई बीजेपी की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, वो भी आपके सामने है। तो इन्हीं तमाम चीजों का भी जिक्र आज मंच से प्रियंका गांधी ने किया है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण के पास आऊं उससे पहले ये भी मैं एक बार दर्शकों को सुनवा देती हूँ। सुनिए आप जरा प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा आज। आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। तो देखिए यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहाँ पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने। तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस आप देखते होंगे किस तरह से वायरल होती हैं, आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की उन्होंने बात की कि किस तरह से हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, और उन्होंने उज्जैन की जो बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था उसका यहाँ पर जिक्र किया। और लगातार हमने देखा कि प्रियंका गांधी ये कहती रही कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए, और वो उन्होंने ये तमाम एक तरह से चेताया, लोगों को आगाह भी किया, और कोई झूठे वादे वहां पर बैठ के नहीं किए, बल्कि ये कहा कि आप सोचिए, समझिए, देखिए और उसके बाद ही वोट करिए। और खासतौर पर लगातार वो महिलाओं को भी अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, फिलहाल जो घोषणाएं की गई हैं मंच से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और फिलहाल ओपीएस की बात जो लगातार की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि SC ST के जो सारे बैकलॉग जो पद हैं उनको तत्काल भरा जाएगा। लगभग 51,000 के करीब ऐसे पद हैं जिनको भरा जाएगा। तो उन तमाम चीजों की बात की जा रही है, उन मुद्दों पर बात की जा रही है, उन मुद्दों को जनता के सामने रखा जा रहा है जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। और यह भी आगाह किया जा रहा है कि आपको धर्म के नाम पर भटकाया जाएगा, आपको जज्बाती किया जाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है मूल मुद्दों से, और उसी पर आपको वोट करना है। जी, शुक्रिया बुशरा जी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी का संदर्भ है, लेकिन मैं पहले राहुल गांधी को याद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिसने पिछले लंबे वक्त तक इस देश पर हुकूमत की, मगर पिछले एक दशक में जो परिस्थितियां बदली हैं, हालांकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की भी प्रकारांतर से रही है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेलती रही है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में खुद को स्थापित करते हुए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरोकारी मुद्दे पर जोखिम लेने की हद तक
सियासत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरे इस इंटरव्यू में जितने लोग इस कमरे में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कितने एससी कितने ओबीसी। तो ये सवाल असल में राष्ट्र का सवाल है। अगर उसके नागरिक केवल जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज आंकड़े मात्र रह जाएंगे और देश चलाने में कहीं ना हो, अगर उनकी भागीदारी कहीं ना हो, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और ब्यूरोक्रेट ना हो, तो असल में किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी मुद्दा हो, इससे बड़ी बात यह है कि देश के नागरिक का मुद्दा होना चाहिए कि सब लोग कहां हैं। एक तो ये बात, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अब वो कोशिश कर रही है कि वो उन मुद्दों को उठाए जिससे लोग जुड़ते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है और आज प्रियंका गांधी के इस भाषण में भी आप गौर करेंगे, और अभी जब हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि कैसे आदिवासी बहुल इलाका, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 20 से 22% तक की आबादी आदिवासी लोगों की, तकरीबन 50 से 52% आबादी वहां ओबीसी है। तो इतनी बड़ी आबादी जो ओबीसी और आदिवासी है, वो चाहे पुराने वक्त की हुकूमत रही हो चाहे शिवराज मामा की, इसमें वो कहां है? असल में कहीं नहीं है। अगर बीजेपी को वहां पर हराना है तो आधा तो बीजेपी खुद हरा रही है अपने लोगों को, और या हारता हुआ मान रही है, इसलिए सांसद मंत्री सबको भेज रही है। जो बाकी कसर है, अगर आपको चुनाव में जीतना है तो निश्चित रूप से उन तबकों को जोड़ने के लिए, केवल ये नहीं कि आदिवासी के ऊपर उन्होंने वहां पर अपमान करते हुए पेशाब किया, केवल ये नहीं कि बलात्कार के शिकार हो रही हैं, ये तो एट्रोसिटीज हैं, यानी ये अन्याय और अत्याचार के दिखने वाली हिंसक घटनाएं हैं। इनके साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से आदिवासियों के हक अधिकार के जो सवाल है, ओबीसी महासभा करके एक संगठन है जो अभी तक पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन नहीं लिया हुआ है, राकेश जी ने दो संगठनों का जिक्र किया, मैं गया हूं, उनके कार्यक्रमों में गया हूं। जयस संगठन आदिवासियों का है, गोंडवाना है, और अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बॉर्डर एरिया पर जो आदिवासी इलाके हैं उनमें एक आदिवासी परिवार नाम का एक सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन था, जिसने अब भारतीय आदिवासी पार्टी बाप बनाई है और वो भी कंटेस्ट करने के लिए काम कर रही है। अगर ये पार्टियां अलग से फाइट करती हैं तो निश्चित रूप से ये फिलहाल बीजेपी का नुकसान करते हुए दिखेंगी, क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो कांग्रेस को अगर वाकई इंडिया गठबंधन जैसा कोई ढांचा बन रहा है तो पहले ये भी कोशिश साथ के साथ करनी होगी। इन संगठनों को अगर आप ये कहते रहें कि इनका तो अभी 4 दिन पहले जन्म हुआ है, इनके पास तो कुछ है नहीं, इससे नहीं बात बनेगी। वो सेंटिमेंट को डील कर रहे हैं, आदिवासी के सवालों को डील कर रहे हैं और अपनी लीडरशिप उन्हें दे रहे हैं। आप ये नहीं है कि अगर महिलाओं के सवालों को पुरुष एड्रेस करते रहें और ये कहें कि भाई आपके मुद्दे हम उठा तो रहे हैं, ये अब हिस्सेदारी का सवाल ऐसे नहीं बनेगा। अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ये रणनीति उठाती है कि उनके मुद्दे, जैसे ओबीसी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते कमलनाथ जी ने 14% ओबीसी रिजर्वेशन है अब तक मध्य प्रदेश में, उसको 27 करने का काम किया। कमजोर पैरवी की, कमजोर नियत रखी, वो फेल कर गया। अब इसको बड़ा मुद्दा बना सकती है कांग्रेस पार्टी कि ओबीसी कहने वाले खुद को शिवराज सिंह चौहान आज तक ओबीसी का हक क्यों नहीं दे पाए, और इसके बहाने वो मोदी को भी घेर सकते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है बुशरा जी, कई मुद्दे एक साथ जोड़ करके कांग्रेस पार्टी कुछ अपने साथ के कुछ दूर चलने वाले संगठनों को जोड़ करके अगर थोड़ी भी बेहतर रणनीति बना ले तो बीजेपी मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार रही है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी बिल्कुल। राकेश जी, आपको क्या लगता है, आज भी अगर बात करें तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, ये मंच से बोला प्रियंका गांधी ने। जातिगत जनगणना की बात वो लगातार कर ही रही हैं, मंच से राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम उनके नेता कर रहे हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा मजबूती से, राहुल गांधी से ज्यादा मजबूती से इस वक्त और जिस तरह से, जितना अग्रेसिवली किसी को करना चाहिए, कोई और कर रहा है जातिगत जनगणना की बात। क्या आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में भी ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है लोकसभा इलेक्शन से पहले, अगर यहां की हम बात करते हैं? और क्या आपको लग रहा है यही वजह है कि राहुल गांधी के भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा अगर होता है तो वो जातिगत जनगणना पर ही वो सबसे ज्यादा बात करते हैं? प्रियंका गांधी ओवरऑल बात करती हुई नजर आती हैं,
इसके तो ऊपर तो बात करती ही हैं। महिलाओं को वो सबसे ज्यादा अपनी तरफ वो खींचने का काम वो करती हैं, महिलाएं उनकी तरफ आती भी हैं। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर है, अग्रेसिव है, बात कर रहा है हर मन से, तो राहुल गांधी। आपको लग रहा है इसका असर होगा अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में? निश्चित तौर पर इसका असर होगा। मैं लक्ष्मण जी की सारी बातों से सहमत हूं। और राहुल गांधी की बात उन्होंने कही थी, राहुल गांधी आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिस दिन से वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं उस दिन से उन्होंने अपना गोल, उनका गोल पोल स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले संघ से लड़ते हुए दिख रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा से राहुल गांधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में ही ये महत्वपूर्ण औजार है जहां वे ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मुद्दे पर देश में सबसे मुखर कोई राजनेता है तो वो राहुल गांधी है, जो कि जिसकी जितनी भारी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वे जब आंकड़ों की बात करते हैं कि 90 सेक्रेटरी में से 3 ओबीसी हैं तो कोई गलत नहीं ठहरा पाता उनकी बात को। और जब कांग्रेस या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ओबीसी के हक की आवाज उठा रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा 50% से अधिक ओबीसी हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पर हैं। और संयोग ऐसा है कि बीजेपी के पिछले तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, शिवराज सिंह, बाबूलाल गौर और उमा भारती। कांग्रेस ने उस तरह से प्रदेश के शिखर नेतृत्व में किसी ओबीसी को अब तक स्थान नहीं दिया है। लेकिन अब जब राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर बढ़ेंगे, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, बीजेपी के पास तत्काल इसकी काट नहीं होगी। भले बीजेपी ये कहे कि कांग्रेस जाति की राजनीति कर रही है, कल गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कांग्रेस हिंदू समाज को, सनातन समाज को जातियों में बांटना चाहती है, इसलिए जाति की गणना की बात कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये जो जोखिम उठाया है, सवर्ण मध्यम वर्गीय तबके के वोटों का नुकसान सोचकर भी वे बहुत बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं। 15% अगर सवर्ण है, सवर्ण उच्च मध्यम वर्ग, वो अगर वोट छिटक भी जाता है तो वो चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सवर्ण वोट तो पहले से बीजेपी के पास है, बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास वो बचा नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लक्ष्य में रखे हुए है, उसका निशाना वो भी है। अब से गरमाना शुरू करेंगे तो अप्रैल मई 2024 तक लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी का मुद्दा उनके फसल काटने के काम आएगा। हम वापस आदिवासी पर लौटा, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी 7 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारती है। निवास करके सीट है मंडला जिले में, जहां प्रियंका गांधी थी। वहां इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं अशोक मर्शकोले, वे कांग्रेस के विधायक हैं। उनके मुकाबले में उस व्यक्ति को चुनाव में उतार दिया जो 3 दशक से विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ा था। यानी आदिवासी वोट बैंक की चिंता बीजेपी को खाए जा रही है। उड़ाए रखने के लिए वे हर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे भी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दौरे भी लगातार शहडोल वगैरह में होते रहे हैं। आदिवासियों के बीच में जाकर उनकी बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन, वो गौंड महारानी है, गौंड राजा की पत्नी है, उसके नाम पर स्टेशन बना दिया गया। तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानती है कि आदिवासियों का वोट अब उसके पास से छिटक चुका है। जी बुशरा जी बिल्कुल। और डॉक्टर लक्ष्मण, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आत्मसम्मान की बात बार बार प्रियंका गांधी ने मंच पे की, और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ये समझते हैं कि जूते, छाता, चप्पल ये सब देकर आप उनसे बोनस की बात नहीं करेंगे, और लगातार उन्होंने ये कहा कि आपसे जो आपका जंगल जमीन जो है और वो आपसे छीना जा रहा है।
पिछली बार जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने आदिवासी और वनवासी का फर्क उन्होंने बताया था कि कैसे हम आपको लगातार आदिवासी बोलते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको वनवासी कहती है, और ऐसा करके वो आपसे वो तमाम अधिकार छीनना चाहती है, आपसे आपका जल, जीवन, जमीन जो है वो सब आपसे छीनना चाहती है। क्या आपको लग रहा है जो आत्मसम्मान की बात बार बार की जा रही है, जिस तरह से आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो उन सीटों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं जो आदिवासी बहुल हैं, तो जो 2018 का जो उसका परफॉर्मेंस रहा, क्या आपको लगता है कि वो फिर से उन इलाकों में उससे बेहतर कर पाएगी या फिर उसको रिपीट कर पाएगी? ये ठीक बात है कि ये असली मुद्दा है, सवाल है। इसका वस्तुनिष्ठ उत्तर दे पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम इसका एक विश्लेषण कर सकते हैं कि इसकी दिशा क्या है। तो पॉलिटिक्स में क्या बीजेपी की टैक्टिक्स है, क्या कांग्रेस की टैक्टिक्स है, और ये किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। मिसाल के तौर पर आपके सवाल से ही एक संदर्भ लेते हैं। कोई भी नेता जो बड़े नेता बड़े ओहदे पर होते हैं, वे किसी भी जगह पर जाते हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं भाषण देने, तो उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपको वड़क्कम बोलना है, नमस्ते नहीं बोलना है। तो वो एक दो लैंग्वेज सीखते हैं, कुछ मुद्दे, कुछ आइकॉन सीखते हैं और एक औपचारिक सी शुरुआत, ताकि ये लगे कि हम आपके हैं, हम आपके जैसे हैं। अगर राहुल गांधी ने बनवासी बनाम आदिवासी की डिबेट उठाई तो ये केवल एक सतही तौर पर पीले गमछे को गले में लगाकर भाषण देकर आदिवासियों को यह समझाने का मुद्दा नहीं है कि हम आपके हैं। ये असल में उनका कोर इशू है। अगर राहुल गांधी ने, इसका मतलब कोई नेता वाकई जुड़ना चाह रहा है, कोई नेता वाकई उनके मुद्दे तक पहुंचना चाह रहा है, वरना इस डिबेट को वो नहीं उठाते। वो एक सतही बात बोलते कि आपको ये नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, ऐसे करके बनवासी बना करके बीजेपी ये चाहती है कि वो जो हिस्सेदारी है देश चलाने में, कल्पना करिए ना, देश तो जंगल है नहीं, वन है नहीं, तो आदिवासी कहां रहे? वनवासी वन में रहे। आदिवासी कह रहे नहीं भाई, जहां जहां मेरी जमीन है, जहां जहां मेरा जंगल है, जहां जल है, जहां मेरी हिस्सेदारी है, मैं उसका वारिस हूं और मुझे उतनी जगह चाहिए। बीजेपी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चैलेंज देने का काम राहुल गांधी ने किया, जो आदिवासी कर रहे हैं लंबे समय से। इसका मतलब यह है कि नेता केवल वोट के लिए उनके मुद्दे को नहीं उठा रहा है, नेता उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नेता जब ये करना चाह रहे हैं कि ओबीसी को कितने हक मिले, भले ही उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, जो एकमात्र आजाद भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति बताकर अपनी जाति के नाम पर वोट मांगे हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनाने के बाद उनकी जाति बताई है, वो आज ये कहने लगे एक ही जाति होती है, गरीब की जातियों में बांट रहे हैं। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर उस जमीन पर खड़ी हो रही है जिस जमीन पर खड़े होकर के इस देश में समाजवादी आंदोलन चले, अंबेडकरवादी विचारधारा के संघर्ष चले, और आज अब एक बड़े फलक पर बीजेपी ने उसे भरमा कर अपने साथ रखा। जैसे मिसाल के तौर पर ओबीसी, क्यों बताया नरेंद्र मोदी ने कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, और 19 में बताया मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं? क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा अगर मैं वोट देता है तो हम एक मेजोरिटी में आएंगे और उसका लाभ उन्हें मिला। कांग्रेस पार्टी को अब ये बात समझ में आ गई, चाहे कांग्रेस पार्टी की मजबूरी कह लें, चाहे सैद्धांतिक सहमति कह लें, यह बात कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गई है और अब वो उन मुद्दों पर मुखर है। और मुझे राहुल गांधी की ईमानदारी में कोई शंका भी नहीं होती। हाँ, मुझे अभी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कितना दिल से इसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में उन्होंने कबूल तो कर लिया था कि 50% हम गैर सवर्णों को आरक्षित करेंगे संगठन में, उसको जमीन पर अभी नहीं देखा। लेकिन राहुल गांधी जब कोई तैयारी से बोलते हैं, यह फायदा उनको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इस ईमानदारी का, इस स्पष्टता का फायदा उन्हें मध्य प्रदेश में नो डाउट मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी तबके में, और मैं अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, जयस, आदिवासी परिवार, बाप पार्टी, गोंडवाना, कहीं कुछ गुंजाइश अगर बने, क्योंकि ये पार्टियां अब उस तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रही है और कांग्रेस एड्रेस कर रही है। कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से सोशल जस्टिस के ग्राउंड पर खड़ी हो रही है। और जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर बुंदेलखंड के आसपास के 2-4 सीटें हैं,
अब अगर आपको पैन इंडिया कुछ बनाना था तो शायद इन दोनों पार्टियों को मिलकर के वहां कुछ अलायंस बनाना चाहिए, जिसमें ओबीसी उधर मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा। अगर बुशरा जी ये होता तो जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है उन मुद्दों की काट फिलहाल बीजेपी के पास नहीं दिख रही है। मिसाल के तौर पर जातिवार जनगणना पर एक शब्द भी विरोध का बीजेपी अभी नहीं बोल पाई। वो ये भले कह रही है कि जातियों में बांटना ठीक नहीं है, अरे भाई आप बिहार में जातियों में बांट रहे हैं। बिहार की बीजेपी जातिवार जनगणना का समर्थन करती है और दिल्ली की बीजेपी विरोध कर रही है। ये कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लीड गेन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे चुने हैं, कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व में विविधता चुनी है, कांग्रेस पार्टी ने हर तबके को जोड़ने के लिए कुछ सवाल और सिद्धांत चुने हैं। ये कांग्रेस पार्टी को एज दे रहे हैं। बाकी इम्तिहान ये है कि इसका न्यूमेरिकल कितना एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिलता है, ये परिणाम बताएंगे। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि जिस तरह से संवाद किया जा रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, उसका असर जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूं कि आप उन तमाम चैनल्स के, जिनको दरबारी, सरकारी, गोदी, जिन भी नाम से आप पुकारते हो, जो सत्ता की गोद में बैठकर जो लगातार पत्रकारिता करते हैं, उनकी अगर मैं बात की जाऊं तो उनके जरिए भी जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि राजस्थान को छोड़कर, वहां पर एक सर्वे के अलावा राजस्थान में भी टक्कर दिखाई जा रही है। कांग्रेस यहां तक कि तेलंगाना में भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो उनको बिल्कुल ये लग रहा है कि वहां पर वो सरकार बना लेगी। और बाकी जो निष्पक्ष और जो सर्वेस कराए जा रहे हैं, डीबी लाइव ने भी जिस तरह से सर्वे कराया था, आपने वो देखा था प्रोग्राम, तो उसमें भी हमने बताया था कि कैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। और राकेश जी, एक ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वो स्टैंड ले रहे हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सियासत अपने पूरे चरम पर है। जो मेजोरिटी है, उसकी मेजोरिटिज्म की जो सियासत है वो पूरे अपने चरम पर है। आपको नजर आ रहा है कि कैसे धर्म में बांटकर जो है वो सियासत की जा रही है, नफरत के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, ओबीसी अपने आप को बताकर वोट लिए गए। ऐसे वक्त में राहुल गांधी नजरियात की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलकर लोगों का दिल जीता जाएगा। वो ओपीएस की बात करते हैं, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो आदिवासियों के हक की बात करते हैं, वो एससी एसटीज के हक की बात करते हैं। और ऐसे ही नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि देश की संपत्ति में कितना हक है इन लोगों का। वो क्रूनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो अडानी अंबानी के को जो है वो नहीं बख्शते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को एक सांस में, एक ब्रेथ में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा टारगेट करता है, जितना भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं उतनी आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आपको लग रहा है इस सब का असर व्यापक नजर आ रहा है। यही वजह है इंडिया गठबंधन के साथ इतने सारे दल जुड़े। वो उनकी अपनी एक मजबूरी ये भी है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन राहुल गांधी में उन्हें एक यकीन, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे उन्हें लग रहा है कि देश में एक बदलाव जरूर है और ये नजरियात की जंग है। देखिए बुशरा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक संशोधन करना चाहूंगा। आपने जो सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया इत्यादि के लिए कहा कि पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कृपया करके पत्रकारिता शब्द उसमें से डिलीट कर दीजिए। ये लोग जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता है ही नहीं, वो तो सत्ता का चारण भाट होना है, क्योंकि वे सत्ता के संरक्षण में खड़े हुए लोग हैं। वे जनता के पक्ष में खड़े हुए नहीं है, वे विपक्ष के पक्ष में खड़े हुए नहीं है, वे हमारे समय और समाज के सवाल नहीं उठा रहे। तो वे पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और होगा जो वो कुछ कर रहे हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कितना जोखिम भरा काम है, वो किस तरह के सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। दरअसल में मैंने शुरू में कहा था, उसी को दोहराऊंगा कि राहुल गांधी राजनीतिक से ज्यादा वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन से लेकर आज तक वे कभी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वे वोटों की चिंता करके बोलते बूझते हैं। वरना आप कल्पना कीजिए कि जिस समय देश में सत्ता में बैठी पार्टी के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो,
सुनिश्चित हार वाले प्रदेश में भी वे कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे माहौल में राहुल गांधी एक चैनल की कॉन्क्लेव में कह देते हैं कि जबलपुर में सॉरी क्षमा कीजिए राजस्थान में करीबी मुकाबला है। ये राजनीतिक शुचिता सदाशयता की पराकाष्ठा है, वरना कोई नेता इतना भी क्यों कहेगा। वो तो कहता हम तो तीनों राज्यों में बना रहे हैं सरकार, यद्यपि अब वे कहने लगे हैं, पर उस दिन तक उनके पास जो रिपोर्ट होगी उन्होंने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी में कड़े मुकाबले में है। तो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे अडानी अंबानी का मुद्दा हो, क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा हो, चीन का विषय हो, विदेश नीति का विषय हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी एक सोचे समझे नजरिए के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नजरियात की लड़ाई है। एक तरफ गॉडसेवादी नजरिया है, एक तरफ गांधीवादी नजरिया है। तो राहुल गांधी गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ वे जनता के साथ खड़े हैं पूरी तरह। हम नहीं जानते कि 2024 में राहुल गांधी को कोई फायदा होगा कि नहीं होगा इस लड़ाई से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपने जिस बहुसंख्यकवाद का जिक्र किया, उस बहुसंख्यकवाद में सचमुच में हमारे समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा है वो एक तरह से अपने ही तिलिस्म में डूबा हुआ है। उसके दिलो दिमाग में झूठ और नफरत की फैक्ट्री ने इतनी सारी बातें भर दी हैं कि उसे आसानी से राहुल गांधी की बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जिस दिन समझ में आएंगी तो उसे लगेगा कि ये हमारे ही हक की बात कर रहे थे। अगर वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इस देश और समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। वोटों का नफा नुकसान भी मुझे नहीं लगता राहुल गांधी सोच रहे हैं, वरना ओबीसी के मुद्दे पर इतना आगे खेलना ये बड़ा हिम्मत का काम है। और इसकी पहली परीक्षा इन 5 राज्यों के चुनाव में हो जाएगी कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को सामने रखा उनको जनता ने किस तरह लिया। यद्यपि अभी हालिया अतीत में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि राहुल और कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने मैदान में जा रहे हैं, समाज, देश, मतदाता अब उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। वरना कोई कारण नहीं है कि जिस कर्नाटक में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के आनुषंगिक संगठन हिजाब का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा गरमाते रहे हो, उस राज्य में प्रधानमंत्री के हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद, हनुमान जी और बजरंग दल को समकक्ष रखा बावजूद इतनी बुरी तरह बीजेपी चुनाव नहीं हारती। यानी कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मतदाता उस पर कान धर रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है ध्यान से, और सुनने के बाद वो अपना फैसला सुना रहा है। अब नवंबर में इसकी भी परीक्षा हो जानी है कि ये जो हिंदी बेल्ट है, गोबर पट्टी, इसमें लोग कितना सुन रहे हैं राहुल को। जी बुशरा जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इम्तिहान है। इसको आप सेमीफाइनल बोल लीजिए, इसको आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि इससे आगे आने वाले जो वक्त है, खासतौर पर 2024, उसकी एक तरह से एक नजीर की तरह आप इसको देख सकते हैं कि कैसे किस पार्टी को सत्ता मिलती है इन 5 राज्यों में, और उसके बाद 2024 में क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये भी बात इसमें इतनी सही है कि राज्यों के चुनाव में और जो नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, दोनों में, केंद्र के जो इलेक्शंस होते हैं, दोनों में जो मतदाता है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से वोट करता है। और उसके कई एग्जाम्पल्स मौजूद भी हैं। 2004, 2019 में कैसे कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन स्टेट के 3 इलेक्शंस इन्हीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और इनके हार गई थी। सेम ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ था, और इसीलिए नेशनल और जो स्टेट पॉलिटिक्स उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, क्या एक तरह से कांग्रेस अगर इन राज्यों में जीतती है तो क्या उसमें एक और जान आएगी, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल के बाद यही हमें देखने के लिए मिला था। डॉक्टर लक्ष्मण, कर्नाटक में हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई, बाईपोल्स में हार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ये नरेंद्र मोदी को लगता है कि अभी भी उनके चेहरे को आगे करके कि मोदी है तो वो गारंटी दे रहा है तो 100% पूरी होगी, या फिर मोदी के चेहरे को आगे रख के मध्य प्रदेश में तो थीम सॉन्ग पूरा लॉन्च किया गया है, और तमाम जितने भी स्टेट लीडर्स हैं उनको पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, यहां तक कि उनकी एक तरह से बेइज्जती तक की जा रही है मंचों से।
उसके बावजूद क्यों लग रहा है और ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का, कि उनको लगता है कि अभी भी उनके चेहरे पर एक बार फिर से जनता को छला जा सकता है और इन 5 राज्यों में जीत हासिल की जा सकती है, या फिर वो एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं ये कि 2024 से पहले का एक टेस्ट है, देख लिया जाए? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी मतलब एक सामान्य मनुष्य तो है नहीं और न सामान्य राजनेता हैं, न उन्हें मानने वाले ऐसा मानते हैं। वो तो इन सब से परे हैं, ऊपर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी खुद के चेहरे पर भरोसा न करें, ये तो ज्यादती होगी बुशरा जी। उन्हें बहुत भरोसा है। वो इजराइल में भी अगर चुनाव हो जाए तो उसका चेहरा भी नरेंद्र मोदी जी को बना दिया तो बन जाएंगे। मतलब वो इतने इतने सक्षम, ताकतवर अपने को समझते हैं। अब ये अहंकार की हद तक है कि नहीं, ये थोड़ा वक्त बताएगा। लेकिन बाकी लोग जिनको ये अब लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में आज भी बदस्तूर उतनी ही ताकत, उतना हुनर, उतना तेज सब कुछ है जो किसी भी राज्य के चुनाव को जब बदल सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। तो एक बार चेहरे का रुख छत्तीसगढ़ की तरफ भी हो, एक बार चेहरे का रुख तेलंगाना भी हो, क्यों वहां नहीं ये चेहरा दिख रहा? ये उदाहरण इस बात का है कि असल में चेहरे में कोई ताकत उतनी नहीं है। वरना छत्तीसगढ़ में एक तरफा नहीं दिखता कि भूपेश बघेल भारी पड़ते। अब वहां तो स्टेट लीडरशिप होल्ड की हुई है ना। भूपेश बघेल ने अपने को वहां इतना मजबूत किया, जो काम कांग्रेस को अभी करना है बहुत सारी जगहों पर, इवन केंद्र में, वह काम भूपेश बघेल ने शुरू कर दिया। एक गलती बस भूपेश बघेल से हुई है, जहां वो पिछड़ रहे हैं। वहां भी उन्होंने हेड काउंट करा लिए थे, कास्ट सेंसस करा लिया था, और एक इंटरव्यू में वो फंस भी गए जब उनसे ये कहा गया कि भाई आपने तो गिनवा लिया था, आप उसको जारी क्यों नहीं किए। वहां एक चूक उनसे हुई। अगर वो खेल खेल चुके होते, क्योंकि भाई देखिए, हिंदुत्व तो एक गुब्बारा है ना, उसके भीतर तो ऑलरेडी सब बटे हुए हैं। हाँ, जो बटे हुए हैं उनमें से जो कमजोर हैं वो जब सवाल करने लगते हैं तो फिर ताकतवर लोग कहते हैं देखो ये जातिवादी, जातिवाद फैला रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला। क्योंकि भाई एक ओबीसी अगर अपने हक के लिए पूछने लगेगा, दलित पूछे, और भूपेश बघेल ओबीसी है, बड़ा बिल्कुल सही चाल पे अटैक किया है बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जब उन्होंने ये गिनवाया कि हमारे 4 मुख्यमंत्री में से 3 ओबीसी है, अब इसके काट आप दूर तक बता दें। हाँ, अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जैसे बड़ा दिल दिखाकर ये कहा ना राहुल गांधी ने कि हाँ हमसे गलती हुई 2010 में, हमने महिला आरक्षण विधेयक में कोटा विद इन कोटा नहीं किया था, आगे हम इसको शामिल कराएंगे। ये होता है नेता का बनना। एक नेता ऐसे बड़ा बनता है। नरेंद्र मोदी का एक कोई बयान दिखा दीजिए, 750 किसानों के शहीद होने के बाद बयान आया उस बिल को वापस लेते समय, हमारी तपस्या में कुछ चूक हो गई, कमी रह गई। ये भी नहीं कह सके कि हमने गलत कानून बना दिए, ये भी नहीं कह सके कि हमने, भाई उनके बयान तो एकदम वो है। तो चेहरा असल में बुशरा जी इतना अब अहम रहा नहीं। रहा होगा एक वक्त चेहरे का जिससे रंग बदल दिए जाते थे। उत्तर प्रदेश में चेहरा था, उत्तर प्रदेश में चेहरा जीतता है। बाकी जगहों पर चेहरे थे, चेहरे हार गए। अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है तो अभी राकेश जी ने तो उसका उदाहरण दे ही दिया कि कर्नाटक में भी तो चेहरा था ना। इसका मतलब ये कि अकेले ये भारी नहीं है, इसके पीछे अंडर करंट ये है कि शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी भी हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान संयमी व्यक्ति माने जाते हैं। कहीं ये चुनौती तो न बन जाए, कल को मान लो सीट कम हो जाए 2024 में, तो फिर से वो कहीं खेल ना हो, कोई अगला राजनाथ सिंह कोई कैलकुलेशन करके न बैठा हो, इसलिए अभी इसको निपटा दो, टिकट ही नहीं मिला, बहुत सारी चीज बदल दी गई। सांसदों और मंत्रियों को यह कहा गया कि जाओ साबित करो। अब इससे हो क्या रहा है, 5 अलग अलग जगहों पर 5 अलग अलग मुख्यमंत्री अंडर करंट से घोषित कर दिए गए। जाओ भाई फग्गन सिंह खुलसते हैं तो आप अपने समुदाय के बीच कहो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें जिताओ। जाकर के प्रहलाद पटेल आप अपने समुदाय को कहो कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जाइए भाई आप फला हैं तो आप उधर जाकर के कहिए आप ये चाल 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी चल चुकी है और उसका फायदा उसे मिला है। बीजेपी आखिरी चाल यही चल रही है। ऊपर भले दिखता है चेहरा है नरेंद्र मोदी का,
अंदर बीजेपी से बड़ी जातिवादी कोई पार्टी नहीं है भाई। एक एक जातियों के समीकरण बनाए हुए हैं, एक एक जातियों का वोट लेने के लिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा है और हर जाति को एक एक मुख्यमंत्री दे दिया है कि भाई आप इन्हें जिताओ, ये आपके मुख्यमंत्री होंगे। ये काम नरेंद्र सिंह तोमर की तरह हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा कतई नहीं है कि उनका चेहरा हावी है या वो चेहरा अकेले पर्याप्त है कोई भी चुनाव जिताने के लिए। असल में हमारे बीजेपी के नेता शायद जनता को जितना मूर्ख समझते हैं उतना मूर्ख जनता अब है नहीं। ठीक है, उसने कोरोना में थाली बजाई, ठीक है, वो आपके हिंदुत्व के प्रेम में पड़ करके एंटी मुस्लिम सिंड्रोम से ग्रसित हो चुकी है, ठीक है, उसे लिंचिंग भी जायज लगती है, ठीक है, वो जातियों में भी खूब बटी होती है, फिर भी 5 किलो अनाज पर एक हो जाती है। लेकिन वो इतनी भी जनता अपने अधिकारों को लेकर के एकदम वो नहीं है कि आप आएंगे, जादू दिखाएंगे और फिर बोरिया बिस्तर लपेट कर वोटों का ले जाएंगे और फिर सरकार बन जाएगी। असल में अब मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जिस चैनल पर हम बैठे हैं, न्यूज वाले सेगमेंट में ये तो सबसे बड़ा चैनल है ना, तो अब इसे बहुत करेंगे, ईडी सीबीआई भेजेंगे, थोड़ा डराएंगे, यूएपीए लगा करके पत्रकार से पूछवाएंगे कि भाई बुशरा जी आप चीन से फंडिंग लेती हैं, कितने दिन कर पाएंगे, कितने लोगों की आवाज दबा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने थोड़ा बहुत, जितना बर्बाद होने के बाद भी बची हुई है शिक्षा ने, थोड़ी जागरूकता ने जनता के बीच अपनी एक चेतना पैदा की है, संविधान और इस मुल्क से मोहब्बत पैदा की है। कांग्रेस इस सेंटिमेंट से जुड़ करके संविधान और इस मुल्क की मोहब्बत को एड्रेस कर रही है। बीजेपी के पास अब इसकी कोई काट बची नहीं है, अकेला चेहरा, उम्र ढल रही है, चेहरे को लीप पोत करके कितना दिन चमकाया जाएगा, क्योंकि चेहरा वादे पूरे नहीं कर सका है, इसलिए वो चेहरा अकेले पर्याप्त नहीं है, वो चेहरा अब ढलता दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वो थकान वो दिख रही है, वो डर चेहरे पर दिख रहा है, वो तेज नहीं है चेहरे पर, वो आवाज में वो बात नहीं है। हाँ, एक्टिंग अभी भी वैसी ही है जिस तरह से वो ताली बजा बजा कर भाषण करते हैं और उन भाषणों में खूब वो झूठ बोलते हैं। और उसके आजकल जिस तरह से अभी कहा ही डॉक्टर लक्ष्मण ने कि सोशल मीडिया और डिजिटल का पूरा ये दौर है, और जैसे ही वो वहां पर कुछ कहते हैं और वैसे ही बता दिया जाता है कि भाई देखिए किस तरह से झूठ बोला, एम्स से लेकर और उन तमाम चीजों की तमाम पोल जो है वो खुल जाती है। और ये बहुत परेशानी का सबब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है। इसीलिए वो पत्रकारों को डराने धमकाने का, विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई आईटी से डराने का धमकाने का काम वो लगातार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आपके इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो एकजुट हैं, एक साथ हैं, और शायद जब वो जुटे थे तभी उन्हें पता था कि उनके साथ ऐसा होगा, और ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब नहीं फिर तो शायद कभी भी नहीं। क्योंकि अगर ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाता है तो 2024 को लेकर बहुत तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं कि ये एक सामान्य चुनाव नहीं होगा, और ये चुनाव अगर चला गया तो उसके बाद तो फिर पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे। तो आपसे मैं लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। जी राकेश जी, आप अपनी बात को रखिएगा और मेरा सवाल भी ले लीजिए आप, कि क्या आपको लगता है असली चुनौती अब कांग्रेस की, बातें ठीक है, सब कुछ जो वो कर रहे हैं ऐसा ही वो आगे करें, जो वादे किए उनको पूरा करें, जो एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं अपने तमाम स्टेट्स के वैसा ही वो उन जगहों पर भी करें जहां अब इलेक्शंस हैं, लेकिन टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। आपको लगता है अभी फांस यहाँ पर अटकी हुई है, और अगर जब टिकट बंटवारा होगा और नाम सामने आएंगे, हो सकता है अंदर खाने कैंडिडेट्स को बता दिया गया हो लेकिन सरफेस पर नहीं रखा गया है, तो क्या आपको लगता है फिर प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मैं पहले एक संशोधन, डॉक्टर लक्ष्मण, 2 छोटे संशोधन हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार होंगे अगर बनते हैं तो। दूसरे, उनका नाम आ गया है 4थी सूची में, वे अपनी परंपरागत सीट बुधनी से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। लेकिन उनको इतना तरसा लिया केंद्रीय नेतृत्व ने कि ये कयास लगाए जाने लगे थे कि वे चुनाव भी लड़ पाएंगे कि नहीं। सामने उनके 7-8 मुख्यमंत्री उतार ही दिए गए हैं जो घूम रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सभी हैं जितने सांसद और मंत्री, और उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य। गोपाल भार्गव ने कह दिया मेरा भी सपना है मुख्यमंत्री बनना, मेरे गुरु ने कहा था। अब आपका सवाल बुशरा जी कि कांग्रेस पार्टी
प्रत्याशी चयन में और उसकी घोषणा में देरी कर चुकी है। लेकिन फिर भी 17 नवंबर में भी पर्याप्त समय है। देखा जाए तो जिस दिन से कमलनाथ कुर्सी से उतरे हैं, जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से उनकी सत्ता गई है, कमलनाथ तो उस दिन से चुनावी मोड में है। उनके ऊपर आरोप लगता था कि वे भोपाल और दिल्ली के नेता हैं, मध्य प्रदेश में रुकते नहीं हैं। जब वे अपनी सरकार गंवा रहे थे तब भोपाल में हम जैसे पत्रकारों को लगता था कि पता नहीं कमलनाथ अब भोपाल में रहेंगे भी कि नहीं, कि दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन पिछले 3 साल से कमलनाथ लगातार भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करते रहे हैं। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी जोड़ी, पक्की वाली जोड़ी बनी हुई है। कांग्रेस जिस दिन प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी उस दिन से पहले भी कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है ना। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में सभा हो चुकी है, उससे भी पहले जबलपुर में हो चुकी है, राहुल गांधी की सभाएं हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो आपने भी हिंट किया, कि शायद जो सुनिश्चित प्रत्याशी हैं उन्हें अंदर खाने बता दिया गया होगा, आप तो अपना काम करो, तैयारी जारी रखो, 15 तारीख को सूची आ जाएगी। मेरी जानकारी के मुताबिक कल और परसों कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी उसकी बैठक है और 14 की रात या 15 को सुबह कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे। लेकिन अभी से मैं ये बात भी जोड़ दूं कि कांग्रेस की सूची आने के बाद थोड़ा दल बदल कांग्रेस की तरफ से भी होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे, जिनके टिकट कटेंगे वे पार्टी छोड़ेंगे निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल। और यही शायद इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही होगी। और तमाम जगहों पर, तमाम जितने भी राजस्थान से लेकर तमाम जगहों पर इसी तरह से इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक और डॉक्टर लक्ष्मण आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आप लगातार डीबी लाइव पर जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, हमारे कार्यक्रम को सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 7 बजे आपके साथ न्यूज पॉइंट लेकर राजीव जी जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।